आपको क्लास में ग्रेविटेशन का चैप्टर करवा दिया है या नहीं? प्लीज क्लियरली मेरे को माइक पे बताए कोई एक बच्चे। नो सर, नहीं कराएंगे। ओके, तो अब मेरे को ये पता लग गया कि टीचर को इसलिए पूछना होता है क्योंकि अगर पहले करवा दिया तो हमने कुछ और तरह से पढ़ाया, और अगर बच्चा बिल्कुल तो हमने कुछ और। ठीक है, ठीक है। राइट बेटा? राइट। तो आप तो लोग आप लोग चैप्टर शुरू जब करने से पहले थोड़ी मेरी अगर हम ये सोचें कि मून मून वो अर्थ को के अर्थ की राउंड कैसे, राउंड कैसे, राइट? राइट। अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। सैटेलाइट सैटेलाइट कैसे रिवॉल्व कैसे कर, रिवॉल्व कर, या या एक एक प्लेनेट प्लेनेट सन के इर्द सन की रिवॉल्व कर पाता रिवॉल्व करता है, है, राइट? राइट। दूसरी बात, दूसरी बात, अगर हम किसी बॉडी को इतने जोर से धकें तो वो अर्थ के से बच के निकल जाए, बाहर ही चले जाए, तो कितनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा हम? ये भी एक क्वेश्चन है, देखो। तो एक और बात कि एक प्लेनेट अर्थ के किन लॉज को फॉलो करता है, लाज को follow करता और अगर किसी है। और बॉडी अगर किसी बॉडी के सरफेस पर सरफेस पर 90 न्यूटन है 90 न्यूटन है, तो जमीन में खुदाई तो करके जमीन में खुदाई करके अगर हम डेप्थ पर चले जाए, अगर हम बैक चले जाए, क्या उसका वेट 90 क्या न्यूटन उसको या ज्यादा हो जाएगा या या कम? ज्यादा हो जाएगा या कम, और जितना भी होगा और वो क्यों होगा? और क्यों। और अगर किसी बॉडी का वेट 100 न्यूटन है और हम लगभग मान और लो हम 50 किलोमीटर चले जाए, 50 वेट कम चले हो। जाए, फीट का, अगर हम 5,000 किलोमीटर पर चले अगर जाए, क्या उसका वेट कम होएगा? क्या नहीं होएगा। होगा तो कितना नहीं होगा? क्यों होगा होगा? तो कितना, इस तरह क्यों, से चीजों का इस हम तरह से होगा, लॉजिकल। है लॉजिकल। तो आप अगर इस तो पूरे आप को जो भी मैंने आपका जो भी बताया, अगर आप उसको जानने की क्यूरियोसिटी रखते हो, प्लस सीखने की क्यूरियोसिटी रखते हो, प्लस सीख मार्क्स भी अच्छे लेने की क्यूरियोसिटी रखते हो, तो सभी बच्चे एक बार को अपना राइट हैंड करके दिखाएंगे, सर वी आर, प्लीज रेज योर इंटरेस्ट, नो द आंसर्स ऑफ, if you are interested and curious enough to know the answers of these questions which I put, raise your right hand. कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी बच्चा right hand कर रहा, फिर मैं फिर जाता, शुड आई नो? हाँ बेटे, हमें समझ आ गया, सर समझ आ सर गया, समझ आ गया, आवाज अच्छे से नहीं सुनाई जैसे दे नहीं रही। हुए थे। तो बंद कर तो दो। बंद हाँ, हम कर, हम इसको इस करते हैं। करते हैं। यस, अब आपको मेरी आवाज ज्यादा अच्छे से सुनेगी। एम आई ऑडिबल नाउ? बेटे, इफ आई एम ऑडिबल, प्लीज प्लीज रेज योर राइट हैंड। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑडियो के दो मोड होते हैं, पहले हमने दूसरा ऑन कर रखा था, अब हमने दूसरा कर दिया, तो ये मेरी आवाज साफ होगी। तो वेरियस क्वेश्चंस हैं ग्रेविटेशन पे। प्लेनेट कैसे राउंड लगाते हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट मैक्सिमम कब कर सकती हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी बच्चे। और आपको याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, आप इसके बारे में नाइन्थ क्लास में भी पढ़ के आए हो। ओके, फ्लैश बैक कर लो एक बार। तो हम बढ़ते हैं बेटे आगे।
लीजिए बेटे, टीचर अपने बच्चों के सामने एक लॉ को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत से बच्चे सोचते हैं हाँ जी सर हमें आता है 9th में पढ़ा था, लेकिन +1 का लेवल कुछ अलग ही होता है। ध्यान से सुनो, बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, बहुत सारे। फर्स्ट, जो समझदार बच्चा होगा साथ के साथ याद भी करेगा। बेटे इतने मूड से बैठो कि घर जाके रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े। टीचर एक पॉइंट बताया उसको 2-3 बार रिवाइज कर दो मुंह में। ये बहुत ही समझदारी होती है इसमें। पहली बात बेटे, ये लॉ यूनिवर्सल लॉ। जब टीचर कहता है ये यूनिवर्सल लॉ है, दैट मीन्स ये दुनिया में यूनिवर्स के किसी भी 2 मासेस में लागू होगा, चाहे वो मासेस अर्थ पर पड़े हो या किसी दूसरे प्लेनेट पर पड़े हो या किसी दूसरी गैलेक्सी में पड़े हो। ठीक है, आपको इतना तो पता ही होगा, यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ गैलेक्सीज, है ना। और गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम्स होते हैं, और सोलर सिस्टम में फिर सन प्लेनेट वगैरह होते हैं, और उन प्लेनेट्स में एक अर्थ है, और उसमें कोई भी चीज मास है। एनी दैट थिंग विच हैज क्वांटिटी ऑफ मैटर इज मास। ओके। दूसरी बात ये हुई कि ये जो लॉ है इट इज अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मासेस। बिटवीन मासेस। अब यहां पर एक वर्ड देखने वाला है। टीचर ने अट्रैक्शन लिखा, रिपल्शन नहीं लिखा। इसके बिना जो बाकी फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स, वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा और हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। और इस लॉ को समझने के लिए एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। सभी बच्चे इसका नाम याद रखें, वैल्यू भी याद रखें। टीचर कह रहा है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इस कांस्टेंट का नाम होता है बेटे, बहुत से टीचर इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह देते हैं, जो कि सही नहीं है। इसका प्रॉपर नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी दुनिया में, यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स में, दुनिया नहीं कहना चाहिए, पूरे यूनिवर्स में इसकी यही वैल्यू रहेगी, चाहे दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ चाहे कुछ। और एक खास बात याद रखनी है, बहुत से बच्चों को एक और जी भी याद होता है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, जिसका वैल्यू इतना होता है। तो इन दोनों को सेम मत मान लेना बेटे, ये बहुत बच्चे मिस्टेक करते आए हैं, और मैं सालों से इस गलती को कट करता 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 थक गया हूं, लेकिन बच्चे ये गलती करने से हटे नहीं। तो याद रखना, जी इज इक्वल नॉट इक्वल टू कैपिटल जी। बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं, यूनिट्स भी अलग अलग है। ओके। अब हम देखते हैं कि आखिर ये लॉ क्या है। न्यूटन साइंटिस्ट ने देखा कि अगर एक मास ले लिया जाए और दूसरा मास ले लिया जाए, दोनों मासेस को m1 और m2 से डेजिग्नेट कर दिया जाए, उनके सरफेसेस के बीच में गैप d ले लिया जाए, लेकिन उनके सेंटर्स के बीच में गैप
आर ले लिया जाए तो इसमें आर को कंसीडर करना आपने, डी को नहीं करना। पहली मिस्टेक, गैप बिटवीन सेंटर्स ऑफ द मासेस लेना है, नॉट बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ मासेस। गैप बिटवीन सेंटर्स ऑफ मासेस। ओके, तो इस साइंटिस्ट ने बताया बेटे, जितने फोर्स से ये दोनों मासेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे, वो फोर्स अगर वर्टिकल एक्सिस पर ले लिया जाए और इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ले लिया जाए, याद रहे मैं प्रोडक्ट कह रहा हूं नॉट सम, तब इन दोनों में ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ऐसे ग्राफ को अकेला स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते बच्चे, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन, मतलब एक पैरामीटर के इंक्रीज होने से दूसरा पैरामीटर भी इंक्रीज होता है, राइट? ऐसा इस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा। दूसरा, इस साइंटिस्ट ने यह भी देखा कि अगर इन दोनों डिस्टेंसेस के बीच में ये जो ग्रीन कलर का टीचर ने गैप बनाया, उसका रेसिप्रोकल ले ले स्क्वायर करने के बाद 1/r² लिया, देखो टीचर 1/r², और इधर वही फोर्स लिया, अट्रैक्टिव फोर्स, तब भी ये ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन आता है, यानी इन दोनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब आई कैन राइट इट लाइक दिस, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एक बात याद रहे, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब भी हो सकती है जब एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा बढ़े। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े और हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दें ना, ऐसा नहीं है। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े और ऊपर से ग्राफ भी लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन आए, तब जाके हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ओके, तो दोनों को जब हम क्लब करेंगे, ऊपर वाले ऑब्जर्वेशंस को क्लबिंग, तो हमारे पास ये आएगा बेटी, ठीक है? किताबों में एक और ग्राफ भी दिया होगा, कंफ्यूज मत हो जाना, वो होएगा एफ और r² के बारे में। इनका ग्राफ जब भी आता है, देखो मैंने 1/r² नहीं लिया, r², यानी ये गैप जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स कम होएगा, इसीलिए ये ग्राफ इस शेप का आता है। और अगर एफ और अकेले आर का ग्राफ कर दिया जाए, स्क्वायर नहीं, तब भी ये ऐसा ही रहेगा, यहां स्क्वायर है यहां नहीं स्क्वायर। कौन बच्चा ऐसे ग्राफ की शेप का नाम बताएगा मेरे? इतने बच्चे बैठे हैं, अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए तो उस ग्राफ का नाम क्या होता है? एनीबॉडी? रेस्ट चेयर की तरह जब भी ग्राफ आए तो इसका मतलब होता है ये पैरामीटर बढ़ने से दूसरा घटेगा। इस ग्राफ का नाम होता है बेटा, देखो आपको नाम नहीं पता गलत बात है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमेशा याद रखना है, रेस्ट चेयर की तरह जब ग्राफ हुए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी हम कहेंगे एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द गैप बिटवीन सेंटर्स, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये चारों ग्राफों में से वो चार ग्राफ पेपर में डाल देता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना देता है, आपको कोई एक ग्राफ को टिक करना होता है, बहुत अच्छी चार ऑप्शंस बन जाते हैं। और मैं बता दूंगा कि किताबों में आपको ये दोनों ग्राफ तो मिलेंगे, लेकिन जिस पे टीचर ने स्टार लगाया ये दोनों मिसिंग होते हैं किताबों, तो आपको नोट करने चाहिए ये दोनों। और एक बात, अब जब हम किसी प्रोपोर्शनैलिटी को कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लगाने के बाद वहां इक्वल लग जाता है बेटे। तो इस तरह से ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का
मैथमेटिकल फॉर्मेट बन गया, इस लॉ का ये फॉर्मेट बन गया जो सभी बच्चों को अभी याद कर लेना चाहिए, और कहीं जी की वैल्यू ना भूल जाना। समझदार बच्चे ने अभी याद कर लिया। गॉट इट। और एक बात, जब भी इसके न्यूमेरिकल करेंगे फोर्स को न्यूटन में पुट करेंगे, आर को पुट करेंगे मीटर में, दोनों मासेस को पुट करेंगे किलोग्राम में, और कैपिटल जी की यूनिट में ऑलरेडी लिख चुका हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। राइट बेटे। और एक बात सुनो, जब इन दोनों मासेस में पूछा गया या देखा गया कि इनमें अट्रैक्शन कब मैक्सिमम होती है, तो किसी बंदे ने क्वेश्चन करा कि मान लीजिए मेरे पास एक टोटल मास है m, उसको मैंने दो टुकड़ों में बांट दिया। अब वो कहता है, हमने कहा सर कि एग्जांपल लेके बताओगे, कहता है जैसे 10 kg है और 7 और 3 ले लो, 6 या 4 ले लो, कुछ भी ऐसे ले लो, टोटल 10 बनना चाहिए। हमने कहा सर ठीक है। कहता है ये आपको गिवन है। ऊपर से कहता है मैंने उनको दोनों मासिस को आर सर्टन डिस्टेंस के ऊपर रखना है हमेशा, आर फिक्स है बस। हमने कहा सर ठीक है। कहता बताओ m1 और m2 की क्या वैल्यू होगी ताकि उन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम। ये उसने क्वेश्चन दी। तो बड़े बच्चे सोचने लगे। एक बच्चा कहता सर टोटल 10 kg है ना, तो ऐसे करो आप 3 और 7 ले लो। मैंने कहा रॉन्ग। बच्चा कहता सर क्यों रॉन्ग, 3 और 7 का टोटल 10 तो हो ही रहा है। मैंने कहा बेटे फोर्स भी तो मैक्सिमम होनी चाहिए। फोर्स देखो कब मैक्सिमम है, दोनों मासेस की प्रोडक्ट मैक्सिमम होने पर फोर्स मैक्सिमम होगा। एक बच्चा कहता है सर फिर तो 7 और 3 की प्रोडक्ट 21 आती है, लेकिन 6 और 4 ले लो आप। 6 और 4 लेने से आपकी प्रोडक्ट 24 हो जाएगी, और 7 और 3 जब पहले लिया था उसकी प्रोडक्ट 21 थी, तो आपकी 24 हो जाएगी 6 4 लेने से, तो आपका फोर्स बढ़ जाएगा। लेकिन समझदार बच्चा बता सकता है कि 10 kg को कितने दो मासिस में तोड़ूं कि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। आपकी क्लास में कोई बच्चा बता सकता है कि 10 kg को कैसे दो टुकड़ों में बांटूं कि उनका फोर्स आपस में अट्रैक्टिव वाला मैक्सिमम हो जाए। है किसी बच्चे का ब्रेन काम करता है? एनीबॉडी ऑन द माइक? बोलना चाहिए था बेटे, आपको बोलना चाहिए था। समझदार बच्चा माइक पर आके बोलता, सर देखो आपने बोला ना दोनों मासिस की प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मैक्सिमम होने पर फोर्स मैक्सिमम होता है, तो क्यों नहीं आप 10 kg को 5 और 5 में ब्रेक करते? तो मैंने कहा बेटे 5 और 5 में अगर ब्रेक करूंगा, यू आर राइट, तो 5 और 5 इक्वल टू 10 बनता है, और यहाँ पर 5 और 5 की मल्टीप्लीकेशन 25 बनेगी। तो बिल्कुल सही। तो 25 ही मैक्सिमम प्रोडक्ट है 10 kg के लिए। यानी कि गिवन मास को, 10 kg के मास को दो बराबर बराबर के हिस्सों में बांटना पड़ेगा, 5 और 5। देख लो आप बाकी कॉम्बिनेशन करके देख लो, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन तो प्रोडक्ट 9 बनेगी। 2 और 8 का कॉम्बिनेशन करोगे तो प्रोडक्ट 16 बनेगी। 3 और 7 का करोगे प्रोडक्ट 21 बनेगी। 4 और 6 का करोगे 24 बनेगी। लेकिन दोनों 5 kg लेने पर प्रोडक्ट मैक्सिमम बनती है 25। तो इसलिए फोर्स को मैक्सिमम रखने के लिए हमेशा याद रखो m1 इक्वल टू m2 होएगा, और गिवन मास का हाफ के बराबर होगा, जबकि दोनों मासेस का टोटल गिवन मास के बराबर तो होना ही चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है। एक बात और याद रखना, ये मासेस
अगर पॉइंट मासेस हो तो अच्छी बात है, ना हो तो उनको तब भी पॉइंट मासेस माना जा सकता है अगर उनके गैप काफी बड़ा हो, आपस में गैप काफी बड़ा हो, राइट। और बच्चे, और क्या खास बात है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? अगर इन दोनों मासेस में से कोई एक मास अर्थ का मास हो जाए, अर्थ का, जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता मून और सन, वो अलग, वो यहां तक ला लगेगा बस, ठीक है, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा मून और सन में भी। लेकिन अगर एक मास अर्थ का हो जाए, दूसरा कोई भी हो, अर्थ और जुपिटर हो जाए, अर्थ और सन हो जाए, कोई एक मास अर्थ का हो, तब इस लॉ का नाम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बदलकर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी हो जाता है, ठीक है। तो आपने एक बात और याद रखनी है, क्या याद रखनी है बेटे, कि इफ m1 is mass of earth से, देन इसका नाम चेंज होकर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होने की बजाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी हो। इस तरह से टीचर ने आपको ग्राफ भी बताया, सब कुछ बताया। जिन बच्चों को ये लॉ समझ आ गए, प्लीज रेज योर राइट, प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। तो अब देखो, अगर ये मासेज आपस में टच भी कर जाएं तब भी कोई बात नहीं है, फोर्स तो लगना ही लगना होता है, ना टच करें तब भी फोर्स है। अब टीचर ने इतना सा पोर्शन कराया, उसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट भेजी है, देखते हैं इसके ऊपर हम कौन कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, राइट। पुल आउट द असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन देखो और मेरे को बताने की कोशिश करो व्हाट इज द ऑप्शन। जो अगर आपकी फोर्थ ऑप्शन है तो फोर फिंगर खड़ी करना, और अगर सेकंड ऑप्शन है तो डबल फिंगर। शाबाश, बताइए कौन सा है फर्स्ट क्वेश्चन का, क्या ऑप्शन चूज करते? बताओ बेटे। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज एग्जिस्ट। चार ऑप्शंस दे रखी हैं, उनमें से किसी एक को आप फिंगर्स रेज करके बताओगे। बताओ बेटे, सीट पे बैठे बैठे तो बता दो, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाए। ऐसे बैठने का क्या मतलब, कम से कम चार फिंगर में से एक तो खड़ी कर सकते हो, कि इतना भी नहीं? आर यू लेजी स्टूडेंट्स? कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने कोई ऑप्शन ना सिलेक्ट करी हो। शाबाश। नॉन मेडिकल, भाई बहुत भाई। मैं नॉन मेडिकल के टीचर को चाहूंगा कि वो माइक पे आए प्लीज। मेरे को बच्चे हाथ ही नहीं खड़ा करके दिखा रहे नॉन मेडिकल के। ये मैम आप इसमें हेल्प करो, मैं वरना आगे नहीं जाना मैंने क्लास। ओके, अब मेरे को समझ आया। मैक्सिमम बच्चे थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, बिल्कुल सही। चाहे मासेस कांटेक्ट में हो, चाहे ना कांटेक्ट में हो, चाहे ये डी की वैल्यू जीरो हो, चाहे ना जीरो हो, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा। कोई बच्चा कहता है सर डी को जीरो करने से क्या फोर्स इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा? डी को तो हमने फार्मूले में लेना ही नहीं है, आर को लेना है। तो जब टच करेंगे तो डी जीरो होएगा, ना कि आर जीरो। गॉट इट? बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ इज जस्ट लाइक। इसको छोड़ दो अभी। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसका ऑप्शन बताओ। टू एयर बबल्स इन वाटर attract each other, neither attract or nor repel each other, none of these। थर्ड क्वेश्चन का क्या ऑप्शन चूज करोगे? शाबाश, बताओ। देखो टीचर क्या, देखो टीचर इसमें क्या लिख रहा है बेटा। शाबाश। ये सारे का
सेम Same फॉर्मेट इन अदर other यानी बच्चे कहना चाहते हैं कि चाहे रख दो। मेरा क्या बेटा आवाज आपकी फिर से खराब होगी। मैम इक्वल ओके, चाहे आप इन दोनों मासेस को में रख दो, पानी में रख दो, हवा में रख दो, वैक्यूम में रख दो, इसका फॉर्मेट यही रहेगा। अब मेरे को बताओ थर्ड क्वेश्चन का क्या ऑप्शन, व्हाट इज द ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन? बेटे रेज द वन फिंगर, जल्दी करो। अपनी सीट से हर बच्चे ने फिंगर खली करनी है, ठीक है, बिल्कुल सही। थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन है, चाहे एयर बबल्स हैं, एयर बबल्स थोड़े थोड़े मासिस तो है ही है ना हवा में, ये नहीं सोचना एयर बबल का तो मास ही नहीं होता, वो कंफ्यूज करने के लिए। एयर के अंदर भी मास है, गॉट इट, चाहे वो पानी में डूबे तो भी सेम फॉर्मेट रहेगा, तो इसलिए अट्रैक्ट करेंगे दोनों एयर बबल्स। राइट राइट बेटे, तो ये मैंने दो क्वेश्चन इसके ऊपर आपको सॉल्व करके दो। देख लो कितने सारे पॉइंट हैं बेटे, एक दो, ग्राफ्स के बारे में तीन, फॉर्मेट के बारे में चार, मैक्सिमम का होगा पांच, और मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता सिक्स। इतने सारे फोर्सेस हमारे पास है, ठीक है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कब बोलते हैं ये भी बताओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं, शाबाश। अब टीचर एक बात करने लगे हैं, स्मॉल जी वर्सेस कैपिटल जी। कलर चेंज कर लेते हैं, स्मॉल जी वर्सेस कैपिटल जी। देखो बेटे ध्यान से सुनो, स्मॉल जी वर्सेस कैपिटल जी जब टीचर समझाता है तो सबसे पहले वो बोलता है कि मान लीजिए ये हमारी अर्थ है या कोई प्लेनेट है, राइट, और उसके ऊपर ये एक फुटबॉल पड़ा है, ओके। तो फुटबॉल का मास हम ले लेते हैं स्मॉल एम, प्लेनेट का मास लेते हैं कैपिटल एम। अब इन दोनों के सेंटर्स के बीच में जो गैप है वो है स्मॉल आर। अब मैं आपसे पूछूं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक इनमें फोर्स कितना बनेगा? आपका एकदम से जवाब आना चाहिए सर ये बनेगा, M1 की जगह ये ले लो, M2 की जगह ये ले लो, और गैप बिटवीन दी दम का स्क्वायर ले लो। मैं भी एग्रीड हो गया। फिर मैंने आपसे पूछा बेटे ये बताओ अर्थ का रेडियस कितना ले सकते हो? बच्चा कहता है सर अर्थ का रेडियस इतना लेंगे कैपिटल आर। वैसे मैं नॉलेज के लिए बता दूं, सभी बच्चों ने याद भी रखना, अर्थ का रेडियस होता है 6373 किलोमीटर। किलोमीटर बोला है ना कि मीटर, समझदार बच्चे ने याद कर लिया होगा। और अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू हम कभी कभी 6400 किलोमीटर लेते हैं, और कभी किसी न्यूमेरिकल में पुट करना पड़ जाए तो मीटर्स में पुट करना है आपने, 6373 मीटर, ये वैल्यू पुट करेंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, ओके। अब मैं पूछूं भाई कैपिटल आर और स्मॉल आर में कितना फर्क है? आप कहोगे सर कैपिटल आर और स्मॉल आर तो लगभग एक ही चीज है। मैं कहूंगा कैसे? आप कहोगे सर जो स्मॉल आर है ना उसमें एक्चुअली दो रेडियस जुड़े हुए हैं, एक तो अर्थ का रेडियस और एक रेडियस ऑफ द फुटबॉल। मैंने कहा ओके, फुटबॉल क्या है? एनी जनरल मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैं कहूंगा बेटे रेडियस ऑफ फुटबॉल तो अर्थ के सामने कुछ भी नहीं, इसलिए कैपिटल आर वेरी क्लोजली इक्वल टू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? गैप बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू मास। और आप भी एग्रीड हो गए,
इसके बाद एकदम से इस फोर्स का फार्मूले का फॉर्मेट ये बन जाएगा। तो यहां तक आपको एतराज भी नहीं होना चाहिए। इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने आपको जूनियर क्लास 9th क्लास को याद करवाया और पूछा बेटे जूनियर क्लासेस में आप वेट की क्या डेफिनेशन याद करते थे और फार्मूला क्या था। आप कहते थे सर जो वेट है ना, वेट इज इक्वल टू फोर्स with which force with which mass is attracted, with which mass is attracted towards the center of the earth, towards the center of the planet भी कह सकते हो, towards the center of planet। मैंने कहा बिल्कुल सही। ये वेट की डेफिनेशन थी जूनियर क्लासेस में जब आप मास और वेट का डिफरेंस याद किया करते थे छोटी क्लास में। मास की यूनिट किलोग्राम, वेट की यूनिट न्यूटन। और वेट का फार्मूला आपको शायद याद हो, ऐसे याद करते थे, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी की वैल्यू आप 9.8 याद करते थे अर्थ के लिए, अगर वेट अर्थ के ऊपर देखना किसी भी बॉडी का। ओके, ये भी एक बात हुई। नंबर 2, इसको हम सेकंड इक्वेशन कहते हैं। अब मैं वापस चलता हूं पहले वाले। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे ये जो फोर्स हमने डिस्कस करा है अभी, ये फोर्स कौन किसके ऊपर लगा रहा है, ये वाला फोर्स कौन किसके ऊपर लगा रहा है, अर्थ फुटबॉल पे लगा रही है या फुटबॉल अर्थ पे लगा रहा है। तब आपका आंसर होना चाहिए सर कोई भी मान लो दोनों में ये बराबर है। ये वाला फोर्स फुटबॉल के द्वारा अर्थ के ऊपर भी है, फुटबॉल अर्थ को ऊपर को खींचना चाहती है, और अर्थ के द्वारा फुटबॉल के ऊपर भी है। दोनों का वाइस वर्सा होता है, सेम होता है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं दूसरी बात कि फुटबॉल का जमीन की तरफ जाने का एक्सेलरेशन कितना होगा। जब मैं एक्सेलरेशन पूछूंगा फुटबॉल का, तब आप कहोगे सर फिर इस फोर्स को आप मास ऑफ फुटबॉल से डिवाइड करो, एफ को यहां रख दो। फिर अगर मैं पूछूं अर्थ का ऊपर को जाने का एक्सेलरेशन कितना है अर्थ का फुटबॉल की तरफ, तब आप कहोगे सर फिर आप इस फोर्स को अर्थ के मास से डिवाइड कर दो और एफ को यहां रख दो। आपको अच्छे से पता है इन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। तो याद रखना, जब भी दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट करती हैं तो वो आपस में एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाती है, लेकिन उनके एक्सेलरेशन अनइक्वल होते हैं। ये बात याद रखो। और चलो अब मैं बोलता हूं ओके फुटबॉल के ऊपर कितना फोर्स लगा, ये लगा सर। और फुटबॉल फोर्स, लगने से फोर्स लगने से फुटबॉल जाएगी किधर को सर, सेंटर ऑफ द अर्थ ओ पॉइंट की तरफ जाएगी, नीचे को। मैंने कहा ओके, क्यों उधर कोई क्यों जाएगी, टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं जाएगी। सर आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक लॉ पता होना चाहिए कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स, भाई सेंट्रल क्या होता है सर, दोनों मासिस की जो ज्वाइनिंग लाइन है उनको ज्वाइन करके जो स्ट्रेट लाइन बनती है, उस लाइन के ऊपर जो फोर्स लगता है, उसकी दिशा में जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो फुटबॉल को अगर यहाँ नीचे कुआं होएगा, आप फुटबॉल को छोड़ोगे तो फुटबॉल डायरेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ ही भागेगी, स्ट्रेट लाइन में। इसलिए ये सेंट्रल फोर्स है, यानी फुटबॉल विल गो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी फोर्स को तो बचपन में हम वेट कहते थे 9th क्लास में, फोर्स विद विच द मास अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अलग अलग नहीं है। 9th में बस ऐसे पढ़ाते थे, +1 में ऐसे पढ़ा दिए। तो जब दोनों ही टेस्ट बॉडी फुटबॉल को अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, तो उनको जब इक्वेट करा गया, फोर्स इज इक्वल टू वेट किया गया, तब ये फार्मूला सामने आया जो मैं अभी लिख रहा हूं। दोनों तरफ देखा हमने, स्मॉल एम कैंसिल हो गए और हमारे पास
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्टैंडर्ड फार्मूला आ गया, जी मास ऑफ द प्लेनेट रेडियस ऑफ द प्लेनेट का स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल एम दोनों तरफ कट गए। ये फार्मूला सभी बच्चों ने याद कर लेना है। इसीलिए टीचर ने आपको बोला था कि गलती से भी स्मॉल जी को कैपिटल जी के बराबर मत मान लेना, दोनों अलग अलग। गॉट इट? अब कोई बच्चा बोलता है सर अर्थ की जो ग्रेविटी आप लोग हमें बार बार 9.8 बोल देते हो स्मॉल जी की वैल्यू, वो कैसे निकली हुई? तो मैं उस बच्चे को बताऊंगा बेटे आपको मास ऑफ अर्थ भी याद होना चाहिए। 5.98 10⁻⁻30। लेट मी कंफर्म इट, मैं अभी थोड़ी देर में कंफर्म कर देता हूं। और आर की वैल्यू तो आपको पता ही है यार, 30 है कि 24, ये मेरे को, चलो मैं अभी देख के बताता हूं। और कैपिटल आर की वैल्यू टीचर आपको पहले ही बता चुके हैं, ये बड़ी है बेटे, 6373000 मीटर। जब इन दोनों को हम पुट करते हैं इस फार्मूले में, तो कैलकुलेशंस करने के बाद बेटे स्मॉल जी की वैल्यू निकलती है 9.8 ऑन अर्थ, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब बच्चा मेरे को बोलेगा सर बाकी प्लैनेट्स का तो रेडियस और उसका मास अलग अलग होता है, बाकी प्लैनेट्स का। मैं कहूंगा यस होता है। तो क्या उनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग आएगी, 9.8 से अलग होएगी? तो आंसर इज यस। अगर हम किसी और प्लेनेट की बात करेंगे तो उसके सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग आएगा। बेटे यहां पर 30 नहीं है, 24 है। ओके, 9.58 इंटू 10⁻24 kg हमारी अर्थ का मास होता है, और इतना इसका एवरेज रेडियस हो। एवरेज रेडियस बोल रहा है क्योंकि अर्थ बिल्कुल सफियर नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। एक पूरी गोल बॉल को लेकर, बिल्कुल गोल गोल बॉल को लेकर ऊपर नीचे से पकड़ो और उसको जरा सा दबा दो, दोनों तरफ से थोड़ा सा दबा दो, तो इसका मतलब है नॉर्थ और साउथ की तरफ रेडियस छोटा होता है, पोलर रेडियस बोलते हैं उसको, और जो इक्वेटर रेडियस होता है हॉरिजॉन्टल वाला, वो बड़ा होता है, राइट? और कितना बड़ा होता है? इक्वेटर वाला रेडियस पोलर रेडियस से 21 किलोमीटर ज्यादा होता है, 21 किलोमीटर। और हम एवरेज वैल्यू यही ले लेते हैं, राइट? तो इस फार्मूले को समझदार बच्चा अभी याद कर ले। कोई बच्चा बोलता है सर अगर मैं यहाँ जुपिटर का मास और जुपिटर का रेडियस रख दूं और जी की वैल्यू तो स्टैंडर्ड है ही है, तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द जुपिटर सरफेस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और एक बात याद रखना, आने वाले आर्टिकल्स में बड़ी जगह पर इस आर को ऊपर ले जाते हुए बड़ी जगह पर आपको डेरिवेशंस करनी पड़ेगी, जहां पर कैपिटल जी एम की वैल्यू स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर से रिप्लेस करनी पड़ेगी। एक बच्चा बोलता है सर ये सारा जो आपने डिस्कशन करा ये अर्थ के लिए है कि इन जनरल किसी भी प्लेनेट के लिए है? तो आंसर इज बेटे जहां जहां पर मैंने न्यूमेरिकल डाटा लिख दिया, ये न्यूमेरिकल डाटा, ये न्यूमेरिकल डाटा, ये न्यूमेरिकल डाटा, इस न्यूमेरिकल डाटे को हटा दो, अर्थ के नाम को हटा दो, तो ये किसी भी प्लेनेट के लिए आर्टिकल बन गया। और अगर आप इस डाटे को साथ में यूज करते हो तो ये अर्थ के लिए आर्टिकल बन गया। जिन बच्चों को ये आर्टिकल समझ आ गया वो ऑनेस्टली रेज योर राइट हैंड। डाउन, शाबाश।
जिनको ये नहीं समझ आया वो प्लीज रेज योर लेफ्ट हैंड, प्लीज डोंट हेजिटेट, डोंट शाई। मेरा प्रॉमिस है मैं उस बच्चे को माइक पे नहीं बुलाऊंगा जो सच में बोल देगा कि लेफ्ट हैंड खड़ा कर दे, जिनको नहीं समझ आया। तो पीछे मुड़ के देखो सभी बच्चे, आपको भी खुशी होगी कि आपकी क्लास के लगभग सभी बच्चों को समझ आए। अब आगे बढ़ने से पहले, ये था दूसरा आर्टिकल, हम उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज लिख लें जो अभी तक आई है, फिर भूल जाएगी बेटा, उसके बिना आपके क्वेश्चन न्यूमेरिकल होने नहीं है। एक तो टीचर ने आपको यह बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसकी एक और यूनिट भी होती है, गलती मत कर देना, 9.8 न्यूटन पर केजी। ये भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस होती है। स्मॉल जी की वैल्यू प्लेनेट 1 पे, प्लेनेट 2 पे, प्लेनेट 3 पे हमेशा अलग अलग रहेगी, अनइक्वल। ये होता है कैपिटल जी, एक्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 6.67 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। और G1 की वैल्यू प्लेनेट 1, प्लेनेट 2, कोई और भी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, सभी के ऊपर इक्वल रहेगी। और आपको गलती से भी ये दो वैल्यूज अभी तक मैंने बताई है भूलनी नहीं है बेटे। अर्थ का रेडियस 6373,000 मीटर, अर्थ का मास 5.98 10⁻⁴ किलोग्राम। ठीक है, और इस चैप्टर में बड़े सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, जैसे किसी बॉडी को कम से कम कितनी वेलोसिटी से मैं बाहर फेंकूं कि वो अर्थ के ऊपर वापिस ही ना आए, तो बेटे उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। वो अलग अलग प्लेनेट से अलग अलग होती है। जैसे एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस, द मिनिमम वेलोसिटी टू प्रोजेक्ट द बॉडी आउट such that it just escape the gravitational attraction from earth surface, 11.2 मीटर पर सेकंड नहीं लिख रहे टीचर, किलोमीटर पर सेकंड। यानी कभी न्यूमेरिकल में पुट करना पड़ जाए तो 11200 मीटर पर सेकंड लिखना पड़ेगा। तो जानबूझकर टीचर ने एक बार फिर से कांस्टेंट्स लिख के दिखाया आपको। उम्मीद करता हूं समझदार बच्चे ने याद कर लिए होंगे। ओके, अब आगे बढ़ेंगे बेटे। ये देखो यहां पर मान लीजिए मैंने एक प्लेनेट बनाया, उसके इर्द गिर्द ये सैटेलाइट घूम रहा है। तो जब सैटेलाइट प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमेगा तो उसको ऑर्बिट में एक वेलोसिटी को कायम रखना पड़ता है। उसकी उस ऑर्बिटल वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलेंगे। ऐसे ही अगर ये सन है मान लो, तो सन के इर्द गिर्द प्लेनेट रिवॉल्व करेगा, तो प्लेनेट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कंसीडर होगी। अब ये जो भी चाहे सैटेलाइट है चाहे प्लेनेट है, ये चक्कर लगाते हैं एक दूसरे के अंदर सर्कल में। आप सभी को अच्छे से पता है पुरानी नॉलेज के मुताबिक, सर्कल में किसी चीज ने घूमना हो तो एक जरूरी फोर्स चाहिए होता है। कौन बच्चा उस फोर्स का नाम बताएगा बेटे प्लीज? मैं चाहता हूं माइक पे सिर्फ उस फोर्स का नाम बताओ विच इज एसेंशियल फॉर एनी बॉडी टू रिवॉल्व इन ए सर्कल। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फोर्स?
बताओ भाई। हाँ इस ठीक है बेटे। इलेक्ट्रिकल में से आवाज आई है बिल्कुल। सर माइक ऑफ कीजिए फिर, नहीं तो आपने सही बोला कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोल। बहुत अच्छे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में ध्यान से सुनो। मान लीजिए सेंटर में ये एक मास है और स्मॉल मास इसके इर्द गिर्द घूमता है और ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब भी कोई सर्कल में कोई चीज घूमती है तो उस फोर्स का नाम, अभी अभी आपने बिल्कुल सही बताया, उसके लिए आपको शाबाश, आपके टीचर्स को शाबाश। उसका नाम आपने बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसीपी। और इस फोर्स की खूबी होती है ये सर्कल के रेडियस के अलोंग एक्ट करता है और सर्कल के सेंटर की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। सेंट्रीपिटल, सेंटर प्लस पिटल, सेंटर की तरफ देखता हुआ, ताकता हुआ। ओके। इस फोर्स की डायरेक्शन पता लग गया आपको, लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक भी है। ये फोर्स अपने आप से जनरेट नहीं होता, हमेशा इसको कोई दूसरा फोर्स प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड, तो हमारे केस में क्या प्रोवाइड करेगा इसको, कौन सा फोर्स इसको प्रोवाइड करेगा? इन दोनों फोर्सेस में अट्रैक्टिव फोर्स। और वो कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स होता है? थोड़ी देर पहले पहला आर्टिकल पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के आर्टिकल में टीचर ने यह बताया कि किसी भी प्लेनेट को या किसी भी रिवॉल्विंग बॉडी को, चाहे ये सिचुएशन ले लो चाहे ये ले लो, घूमती हुई बॉडी को जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड चाहिए होता है उसको प्रोवाइड कराता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करो। तो बच्चा कहेगा सर फिर तो ये दोनों इक्वेटेबल हैं। यस, व्हाई नॉट। वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ने स्मॉल एम को कैपिटल एम के सेंटर की तरफ खींचा होता और उधर ही सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों फोर्सेस को जब हम इक्वेट करेंगे तब उनके फार्मूले भी हम लगा सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप पीछे से ये पढ़ के आए हो सर्कुलर मोशन में। आर को हम रेडियस ऑफ द ऑर्बिट बोलेंगे और क्योंकि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी मान रहे हैं इसलिए इस वेलोसिटी के पैर में ओ लगा दिया। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्बिटल। याद रहे इस फार्मूले में उस बॉडी का मास लिखना होता है जो घूम रही है, स्मॉल एम नॉट कैपिटल एम। और जब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करेंगे फिर हमें पता ही है Gm अपॉन आर स्क्वायर। आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट भी है और आर गैप बिटवीन दी मासेस ऑफ दी बोथ सेंटर्स है। यानी ये वाला गैप यहां से लेकर यहां तक, गैप बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ मासेस, ये भी आ रहा है और रेडियस भी आ रहा है। तो स्मॉल एम को दोनों तरफ से कैंसिल करते हुए एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। अगले स्टेप में दोनों एम खत्म एक, राइट। फिर क्या लिख सकते हैं? वी ऑर्बिटल का स्क्वायर अपॉन रेडियस। उधर क्या लिख सकते हैं? जी एम, और यहाँ रेडियस का स्क्वायर है, लेट्स पुट इट लाइक दिस। एक आर कैंसिल हो जाएगा बच्चे, और एक आर कैंसिल होते ही ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर का फार्मूला बन गया जीएम अपॉन आर। लेकिन अगर टीचर यहाँ आर ना लगाए, सॉरी स्क्वायर ना लगाए, तो अंडर रूट लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से टीचर ने अपने बच्चों को बोला कि मैं आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी बता सकता हूं इस रिवॉल्विंग बॉडी की, बस ये बता दो जिस बॉडी के इर्द गिर्द ये घूम रही है कैपिटल एम, उसका मास मेरे को बता दो, मैं यहां पुट कर दूंगा। जितने रेडियस बना के ये घूम रही है उस रेडियस ऑफ ऑर्बिट का वैल्यू बता दो, मैं यहां पुट कर दूंगा। कैपिटल जी की वैल्यू मेरे को आती ही है और मैं आपको बता दूंगा ये कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रही है और किसी भी पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन
अलोंग टेंजेंट ली जाती है। यहां आएगी तो अलोंग टेंजेंट इधर को, यहां छोटा मास पहुंचेगा स्मॉल एम, तो उसकी डायरेक्शन इधर को ले जाएगी। और एक खास बात, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि बेटे स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है, और यहां से इसको इधर ले जाके कई डेरिवेशनों में आपको कैपिटल जीएम की प्रोडक्ट जी आर स्क्वायर रिप्लेस करनी पड़ेगी, जैसे कि यहां पर। यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक और फार्मूला बन जाएगा, जिसके मुताबिक ऑर्बिटल वेलोसिटी जी आर स्क्वायर, देखो जीएम को रिप्लेस कर दिया मैंने इससे, और स्मॉल आर वैसे ही रहेगा, अंडर रूट। कोई बच्चा बोलता है मेरे को, सर जो ऑर्बिट का रेडियस बोल रहे हो आप स्मॉल आर, उसको क्लियरली डिफाइन कर सकते हो? लो अभी लो, इस फिगर में बता देता हूं। जो सेंटर वाली बॉडी है कैपिटल एम मास वाली, अगर उसका रेडियस कैपिटल आर हो और घूमने वाली चीज आगे एच हाइट बनाती हुई घूम रही है, एच हाइट, तो दोनों को जोड़ने से स्मॉल आर बनेगा। तो स्मॉल आर कितना, इतना है, देखो स्मॉल आर तो ये है ऑर्बिट का रेडियस। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द मेन बॉडी कैपिटल एम प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द प्लेनेट सरफेस। ऐसे लिखा जा सकता, यानी जरूरत पड़ने पर इस आर की वैल्यू इतनी यहां भी पुट करी जा सकती है, और यहां भी। दो फार्मूले आपने याद कर लिए, तीसरा ये स्पॉटिंग फार्मूला। एक लास्ट पॉइंट इस आर्टिकल में ऑर्बिटल वेलोसिटी, कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको ये वर्डिंग लिखी हुई मिलेगी। आपको क्या लिखी हुई मिलेगी बेटा? नियर बाय सैटेलाइट, नियर बाय सैटेलाइट। ये वर्डिंग आपको जरूर कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में लिखी हुई मिलेगी। जब भी आपको ये न्यूमेरिकल में वर्डिंग मिले, ये नियर बाय के बिना और कोई वर्ड नहीं, यही वाला, तब आपने, उसका मतलब होता है कि प्लेनेट के सरफेस से सैटेलाइट की हाइट इतनी कम है, इतनी कम है, एच इतना कम है कैपिटल आर के सामने, कि एच को इग्नोर किया जा सकता है। यानी आप कहोगे सर आर फॉर नियर बाय सैटेलाइट के लिए कैपिटल आर के बराबर ही लिया जा सकता है। जैसे आप समझ लो 100 में अगर 5 ऐड कर दिया जाए, तो 5 इज इग्नोरेबल इन फ्रंट ऑफ 100। तो जब बहुत लार्जर चीज में बहुत स्मॉल चीज ऐड करी जाए, तो वो इग्नोरेबल होता है। और नियर बाय सैटेलाइट का मतलब है ये सैटेलाइट और प्लेनेट के सरफेस के पास पास घूम रही है, तो एच छोटा हो जाएगा। एच छोटा होने पर आप ये इसमें पुट कर सकते हैं, इन दोनों फार्मूलों में स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर पुट कर सकते हो अगर नियर बाय सैटेलाइट लिखा। तो इस तरह से टीचर ने ऑर्बिटल वेलोसिटी का मीनिंग समझाया, बहुत ही सिंपल ढंग से उसकी डेरिवेशन समझाई, रिजल्ट समझाए, और यहां से साफ पता लगता है कि किस चीज के बढ़ने से ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ेगी, किसके घटने से ऑर्बिटल वेलोसिटी घटेगी। साफ ही पता लगता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। देखो ये रेडियस ज्यादा होएगा, यानी यहां घूमने की बजाय अगर ये यहां घूमने लगे तो रेडियस बड़ा हो गया ना, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी। करेक्ट। एक बात और, क्योंकि इसके फार्मूले में प्लेनेट का मास इन्वॉल्व्ड है, प्लेनेट का मास, इसलिए अलग अलग प्लेनेटों के, अलग अलग प्लेनेटों के अलग अलग सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी अलग अलग होती, सेम नहीं होती, क्योंकि सारे प्लेनेट का मास अलग अलग है। एक बच्चा मेरे को बोलता है सर वेट वेट वेट, आपने कैपिटल एम को देख के हमें बता दिया कि जितना प्लेनेट का मास ज्यादा होगा उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट की ज्यादा होगी, लेकिन आपने ये फार्मूला क्यों देखा, ये क्यों नहीं देखा?
इसमें तो कैपिटल एम है ही नहीं। कितना अच्छा क्वेश्चन बच्चे का। तो मैंने उसको जवाब दिया, बेटे जब भी आपने किसी एक पैरामीटर की दूसरे पे डिपेंडेंस देखनी होती है, तो उसके अंदर जो पैरामीटर इन्वॉल्व है उनका भी चेक करना होता है कि कहीं वो फर्दर तो नहीं डिपेंड करते। तो हमारे दिमाग में आता है कि यहां अगर मैं स्मॉल जी और आर को देखूं, तो क्या स्मॉल जी आगे तो नहीं डिपेंड करती? करती है। उसका अपना फार्मूला होता है, इसलिए मेरे को इस फार्मूले से डिपेंडेंस नहीं देती। इधर देखो, क्या किसी चीज का मास आगे किसी पर डिपेंड होता है? मास का फार्मूला होता है कोई? तो बच्चा कहेगा नहीं सर, मास की तो डेफिनेशन होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी, ये तो फंडामेंटल चीज है। तो ये आगे डिपेंडेंट नहीं करती। इसलिए जब मैं डिपेंडेंस चेक करूंगा, तो इस फार्मूले से डिपेंडेंस चेक करूंगा ऑर्बिटल वेलोसिटी की, ना कि इससे। व्हाट इट। तो ये था ऑर्बिटल वेलोसिटी का आर्टिकल। जितने बच्चों को ये आर्टिकल भी समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट। अच्छे से बेटे देखो, अगर इतना भी रिस्पॉन्स नहीं दे सकते तो मेरे को फीडबैक कैसे? गुड। डाउन डाउन शाबाश। जिनको ये नहीं समझ आया वो बच्चे लेफ्ट हैंड खड़ा करके दिखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब है कि मेरे बच्चों को परमात्मा ने बहुत ही अच्छा ब्रेन दिया है, बस उनको वैल्यू नहीं करनी आती। अगर किसी बच्चे को, ध्यान से सुनना, मैं जो बात कह रहा हूं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को ये तीनों आर्टिकल आज के अच्छे से समझ आ गए, वो बच्चा खुद को आज से अंडर एस्टिमेट करना बिल्कुल बंद कर दे, बिल्कुल बंद। वो बच्चा मेरिट में आ सकता है, मेरिट में, +2 के बोर्ड में, अगर इसी मोड से पढ़। तो आज से जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लो है, मैं फिजिक्स में वीक हूं, मैं ये हूं, मेरे कहने पर उस थॉट प्रोसेस पे बड़ा सारा कट लगा दो, क्रॉस नहीं। सर ने बोला था अगर ये 3 आर्टिकल समझ आ गया आपको, आपका ब्रेन बहुत अच्छा है। और मेरे को एक्चुअल में 3 आर्टिकल समझ आए हैं, और आज से मैं नए सिरे से अपने में नया जोश भरूंगी, यकीन भरूंगी, भरूंगा कि मैं फिजिक्स को कर सकता हूं, कर सकती हूं। बहुत से बच्चे बिना मतलब के इस सब्जेक्ट से डरे रहते हैं। इसमें इतनी कोई खास डरने वाली बात नहीं है, अगर अच्छे से सुन लिया जाए। तो कितने बच्चे मेरे से आज वादा करते हैं कि सर लेक्चर तो पूरा हो गया, पर जाते जाते हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम आगे से अपने में एक नया कॉन्फिडेंस लाकर फिजिक्स को सीखेंगे। रेज योर हैंड जो मेरे से ये वादा करते हैं। राइट हैंड जो कहते हैं नहीं सर, हमारे में कॉन्फिडेंस है और नए सिरे से हम यकीन करेंगे। अगर फिर से नहीं समझ आया तो ही हम अपना यकीन तोड़ेंगे, वरना अपने आप पे यकीन रखेंगे, ये आएगा, समझ आए। वेरी गुड, शाबाश बेटे। तो असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन ही हो पाए हैं। आप घर से इसको करने की कोशिश करना, और अगले लेक्चर में मैं इसको कुछ डिस्कस करूंगा, जितने आर्टिकल हो गए प्लस और आर्टिकल भी करेंगे। जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया, प्लीज वेव योर बोथ हैंड्स वंस। ये ऐसे करके दिखा दो एक बार। शाबाश। गॉड ब्लेस।